फ्रेंड्स, मैं हूं पीयूष राज भदानी। आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो है थर्मल स्टेबिलिटी पे। अक्सर चाहे तो आप जेई के एग्ज़ाम दें चाहे तो नीट के एग्ज़ाम दें, थर्मल स्टेबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। थर्मल स्टेबिलिटी है क्या कि कोई भी जो कंपाउंड होता है, चाहे तो आपका आयनिक कंपाउंड हो चाहे तो आपका कोवैलेंट कंपाउंड हो, वो थर्मल मतलब हीट देने पे जो जितना जल्दी डिकम्पोज हो जाएगा उसका थर्मल स्टेबिलिटी कम होगा, और वैसा सब्सटेंस जो ज़्यादा हीट पे डिकम्पोज हो तो कह सकते हैं कि उसके रिलेटिवली उसका जो थर्मल स्टेबिलिटी है वो क्या है, ज़्यादा है। तो थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर हम लोग आयनिक कंपाउंड के लिए और कोवैलेंट कंपाउंड के लिए देखेंगे कि किस तरीके से हम आयनिक कंपाउंड और कोवैलेंट कंपाउंड के थर्मल स्टेबिलिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं आयनिक कंपाउंड के लिए थर्मल स्टेबिलिटी। तो सबसे पहले बात करें अगर आयनिक कंपाउंड में, तो जो आयनिक कंपाउंड होता है उसके दो तरह के हम एनायन की बात करेंगे। एक अगर मोनो एटॉमिक एनायन हो, अगर मोनो एटॉमिक एनायन हो, है ना, अगर मोनो एटॉमिक एनायन हो, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे F- हो, Cl- हो, ऑक्साइड हो, सल्फाइड हो, है ना, हाइड्राइड हो, ये सब क्या है, मोनो एटॉमिक एनायन है ना। तो इस केस में जो थर्मल स्टेबिलिटी है वो लैटिस एनर्जी पे डिपेंड करेगा। थर्मल स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैटिस एनर्जी, और हम लोग को पता है कि जो लैटिस एनर्जी होता है वो कैसे निकालते हैं हम लोग, तो लैटिस एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इंटर आयोनिक डिस्टेंस। इंटर आयोनिक डिस्टेंस, इसको शॉर्ट में हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, लैटिस एनर्जी इक्वल टू आर रेडियस ऑफ केटायन प्लस रेडियस ऑफ एनायन। तो इसको तो केटायन का साइज जितना छोटा होगा या एनायन का साइज जितना छोटा होगा उसकी लैटिस एनर्जी उतना ज्यादा होगा, है ना। तो जब भी मोनो एटॉमिक एनायन हो तो उसका थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर वही रहेगा जो उसके लैटिस एनर्जी का रहेगा। जबकि अगर पॉली एटॉमिक एनायन हो, इन केसेस अगर पॉली एटॉमिक एनायन है, अगर पॉली एटॉमिक एनायन है, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग ले सकते हैं कार्बोनेट, है ना, बाइकार्बोनेट, हम लोग सल्फेट, है ना, फिर SO3 2-, मतलब कि कोई भी जो पॉली एटॉमिक I3-, इस तरह से कोई भी पॉली एटॉमिक अगर एनायन है तो उसका जो थर्मल स्टेबिलिटी होगा वो पोलराइजेशन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब कि पॉली एटॉमिक मैं ऊपर लिख देता हूं, इस केस में थर्मल जो स्टेबिलिटी होगा दैट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजेशन। मतलब कि अब हम लोग सारे लोग को पता है कि अगर कोई आयनिक कंपाउंड में जितना ज्यादा पोलराइजेशन होता है उतना ज्यादा उसमें क्या होता है, कोवैलेंट कैरेक्टर इंक्रीज होता है। मतलब कि अब हम लोग को पता है कि आयनिक कंपाउंड ज्यादा कंपेयर टू स्टेबल होता है जनरली किससे, कोवैलेंट कंपाउंड से, है ना। कुछ एक्सेप्शनल हैं बट जनरली हम लोग कह सकते हैं कि आयनिक कंपाउंड इज मोर स्टेबल देन कोवैलेंट कंपाउंड इन थर्मल इफेक्ट में। तो अगर उसमें पोलराइजेशन होगा मतलब आयनिक कंपाउंड में कोवैलेंट कैरेक्टर इंक्रीज होगा, और जब उसमें कोवैलेंट कैरेक्टर इंक्रीज होगा तो उसमें उसका थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज होगा। तो मतलब कि जितना ज्यादा पोलराइजेशन बढ़ेगा उतना ज्यादा कोवैलेंट कैरेक्टर इंक्रीज होगा और उसका थर्मल स्टेबिलिटी क्या होगा, डिक्रीज होगा। अब इसमें पोलराइजेशन है तो हम लोग सारे लोग को पता है कि जो पोलराइजेशन होता है वो डिपेंड करता है चार्ज ऑफ केटायन पे। भाई जितना ज्यादा चार्ज होता है केटायन का उतना ज्यादा वो क्या करेगा, एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लॉड को अपने तरफ खींचेगा। जब एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लॉड को अपने तरफ खींचेगा तो मतलब कि आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है, आयनिक बॉन्ड बनता है एक म्यूचुअल ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, है ना। मतलब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड होता है, और उस अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड में जितना ज्यादा पोलराइजेशन होगा उसमें कोवैलेंट कैरेक्टर इंक्रीज होगा। तो पोलराइजेशन होता है चार्ज ऑफ केटायन और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ केटायन, है ना। तो हम लोग पोलराइजेशन देखेंगे कि अब पोलराइजेशन कब ज्यादा होगा, पोलराइजेशन तब ज्यादा होगा जब
उसका जो साइज होगा वो छोटा होगा, है ना। मतलब कि साइज जितना छोटा होगा उतना ज़्यादा पोलराइजेशन होगा, और उतना पोलराइजेशन होगा तो पोलराइजेशन होने से कोवैलेंट कैरेक्टर क्या होगा, बढ़ेगा। तो अब पॉलीएटॉमिक में हम लोग देखेंगे कि अगर पोलराइजेशन होगा तो उसका थर्मल स्टेबिलिटी कम होगा, और मोनोएटॉमिक होगा तो उसको लैटिस एनर्जी के अनुसार देखते हैं। जबकि अगर हमको कोवैलेंट कंपाउंड के थर्मल स्टेबिलिटी को देखना है, अगर, है ना, कोवैलेंट कंपाउंड के थर्मल स्टेबिलिटी को देखना है ना, तो इसका कोवैलेंट कंपाउंड में हम लोग क्या पढ़ते हैं कि भाई जो भी कोवैलेंट बॉन्ड बनता है अकॉर्डिंग टू VBT वो ऑर्बिटल्स के ओवरलैपिंग से बनता है। अब ऑर्बिटल का जितना बेटर ओवरलैपिंग होगा कोवैलेंट बॉन्ड का स्ट्रेंथ उतना ज्यादा होगा। अब कोवैलेंट बॉन्ड का जितना ज्यादा स्ट्रेंथ होगा उतना ज्यादा उसमें क्या आएगा, थर्मल स्टेबिलिटी। तो हम लोग कोवैलेंट बॉन्ड का थर्मल स्टेबिलिटी चेक कर सकते हैं। थर्मल स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ ओवरलैपिंग, स्ट्रेंथ ऑफ ओवरलैपिंग। अब इन सारे कॉन्सेप्ट को हम लोग समझ गए। अब इस पे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो हमेशा याद रखिए कि अगर आयनिक कंपाउंड है तो पहले हम देखेंगे मोनोएटॉमिक एनायन है कि पॉलीएटॉमिक एनायन है। मोनोएटॉमिक एनायन रहेगा तो उसी डायरेक्शन में ट्रेंड होगा थर्मल स्टेबिलिटी का जिस डायरेक्शन में लैटिस एनर्जी का ट्रेंड होगा। अगर पॉलीएटॉमिक एनायन है तो हम लोग चेक करेंगे पोलराइजेशन, पोलराइजेशन जिसका ज़्यादा होगा उसका थर्मल स्टेबिलिटी उतना कम होगा, है ना। और कोवैलेंट कंपाउंड में हम लोग देखेंगे कि कितना ऑर्बिटल बेटर ओवरलैपिंग कर पाया है। अब हम लोग आगे देखते हैं, क्वेश्चन है इससे रिलेटेड। सबसे पहले आयनिक कंपाउंड का है, तो सबसे पहले हमको चेक करना पड़ेगा कि जो भी आपका एनायन है वो मोनोएटॉमिक है कि पॉलीएटॉमिक है। अब यहां पर हम लोग चेक करें तो यहाँ ऑक्साइड है, ये O2- है। अब ये ऑक्साइड है मतलब कि मोनोएटॉमिक एनायन है, तो उसी डायरेक्शन में थर्मल स्टेबिलिटी होगा जिस डायरेक्शन में लैटिस एनर्जी होगा। तो लैटिस एनर्जी बढ़ता है कब, जब आपका साइज छोटा होता है कैटायन का या एनायन का। तो यहाँ पर सबसे छोटा साइज किसका है, अगर सब में O2- क्या है, कॉमन है, तो कैटायन का साइज सबसे छोटा क्या है, Na का है। तो लैटिस एनर्जी सबसे ज्यादा किसका होगा, Na2 का, O का। और यहाँ पर CH2O है तो लैटिस एनर्जी किसका सबसे कम होगा, CH2 का। तो डायरेक्शन क्या हो जाएगा, इस तरीके से, है ना। अब यहाँ पर एनायन चेक करेंगे तो यहाँ पर हाइड्राइड माइनस एनायन है, मतलब कि वही कॉन्सेप्ट लगेगा, जो लैटिस एनर्जी का डायरेक्शन होगा उसी डायरेक्शन में थर्मल स्टेबिलिटी होगा। तो लैटिस एनर्जी जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है साइज ऑफ कैटायन और एनायन का, मतलब जितना छोटा साइज कैटायन और एनायन का होगा उतना लैटिस एनर्जी उसका क्या होगा, ज्यादा होगा। अब यहाँ पर हाइड्राइड माइनस सब में कॉमन है तो कैटायन के साइज पर डिसाइड होगा। तो Li का सबसे छोटा साइज है, ये Na+ है, K+ है, तो इसका भी डायरेक्शन क्या हो जाएगा, इस तरीके से, है ना। यहाँ पर अगर हम एनायन की बात करें तो ये भी क्या है, मोनो एटॉमिक एनायन है, मतलब एक एटम से बना हुआ एनायन है। तो यहाँ पर भी क्या होगा, लैटिस एनर्जी में जो डायरेक्शन में ट्रेंड होगा वही आपका इसका भी होगा। तो Li का साइज सबसे छोटा, तो ये हो जाएगा लैटिस एनर्जी का ट्रेंड, और इसी डायरेक्शन में क्या होगा, थर्मल स्टेबिलिटी भी होगा, है ना। यहाँ पर बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम है, तो यहाँ पर Be जो है +2 स्टेट में है, और यहाँ पर एनायन क्या है, ऑक्साइड है। तो यहाँ पर भी हम लोग थर्मल स्टेबिलिटी उसी डायरेक्शन में देखेंगे जिस डायरेक्शन में क्या होगा, आपका लैटिस एनर्जी का ट्रेंड होगा। तो इसमें भी सबसे साइज छोटा, तो इधर ही डायरेक्शन होगा, क्योंकि बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो जो आयन जो इसका है साइज बढ़ता है, बढ़ेगा तो उसका लैटिस एनर्जी कम होगा, तो इसका भी आपका थर्मल स्टेबिलिटी इसी डायरेक्शन में होगा। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन और करते हैं, ये MgCO3 ये सब। अब यहाँ पर एनायन चेक करते हैं, तो एनायन क्या है, कार्बोनेट एनायन है, और ये कैसा एनायन है, पॉलीएटॉमिक एनायन है। और पॉलीएटॉमिक एनायन में हम आपको बात किए कि थर्मल स्टेबिलिटी किस डायरेक्शन में जाएगा, तो पोलराइजेशन जिसका ज़्यादा होगा उसका थर्मल स्टेबिलिटी कम। पोलराइजेशन अब किसका ज़्यादा होता है, जिसका कैटायन का साइज छोटा उसका पोलराइजेशन ज़्यादा, है ना। तो यहाँ पर कैटायन का साइज छोटा Mg का, क्योंकि डाउन द ग्रुप जाएंगे तो साइज बढ़ता है, और जितना साइज कैटायन का छोटा उतना एनायन को ज़्यादा पोलराइज करेगा, और ज़्यादा पोलराइज करेगा तो उसमें कोवैलेंट कैरेक्टर ज़्यादा आएगा, कोवैलेंट कैरेक्टर ज़्यादा आएगा तो क्या होगा, उसका थर्मल स्टेबिलिटी कम होगा। तो इधर अगर हम लोग चेक करें तो सीधा देख सकते हैं आप
कि साइज ऑफ कैटायन अगर बढ़ता है तो उसका पोलराइजेशन क्या होगा, कम होगा। पोलराइजेशन कम होगा तो थर्मल स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा। मतलब हम डायरेक्टली कह सकते हैं, आप एक तरीके से चेक कर सकते हो, थर्मल स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, कह सकते हो, चार्ज ऑफ कैटायन, सॉरी साइज ऑफ कैटायन, है ना, साइज ऑफ कैटायन। वो जो पहले लिखे थे उसी के आधार पे कंक्लूजन है। तो अब इधर कैटायन का साइज देख लें तो इधर जा रहे हैं तो कैटायन का साइज बढ़ रहा है, तो थर्मल स्टेबिलिटी का डायरेक्शन यहाँ इस तरीके से होगा। यहाँ पर भी क्या है, कार्बोनेट आयन है, और कार्बोनेट आयन भी क्या है, एक पॉलीएटॉमिक आयन है। तो इधर भी जा रहे हैं तो कैटायन का साइज बढ़ रहा है, तो मतलब थर्मल स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा, क्योंकि पोलराइजेशन क्या होगा, घटेगा, है ना। तो इधर आपका होगा इस तरीके से। यहाँ पर अब अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं ऑक्साइड, पर ऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड में। देखने में सब ओ लगता है, लेकिन सबकी वैलेंसी क्या होती है, अलग अलग, है ना। तो यहाँ पर अगर आप गौर करें तो ये क्या है, Li2O2। तो यहाँ पर Li तो हमें पता है कि ये +1 होता है, तो मतलब ये क्या है, O2 2- है आपका। जब O2 2- है तो O2 2- क्या होता है, आपका परऑक्साइड होता है। तो अब O2 2- क्या है, एक पॉलीएटॉमिक एनायन है। अब ये पॉलीएटॉमिक एनायन क्योंकि 2 एटम से मिलकर ये एनायन बना है, तो अब इसमें वही कॉन्सेप्ट लगेगा पोलराइजेशन वाला। तो जिसका पोलराइजेशन ज़्यादा उसका थर्मल स्टेबिलिटी कम। तो साइज बढ़ता है कैटायन का तो पोलराइजेशन कम होता है, तो थर्मल स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा। तो इसका भी डायरेक्शन कुछ इसी तरीके से रहेगा। यहाँ पर नाइट्रेट है, नाइट्रेट आयन भी क्या है, एक पॉलीएटॉमिक एनायन है। अब यहाँ पर ये भी पॉलीएटॉमिक एनायन, तो इसका भी वैसे ही डायरेक्शन होगा, ये थर्मल स्टेबिलिटी होगा, है ना। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन थर्मल स्टेबिलिटी की और देखते हैं, जो कि कोवैलेंट कंपाउंड का है। तो कोवैलेंट कंपाउंड में थर्मल स्टेबिलिटी की बात करें तो ये एक तरीके से HF है, HCl है, HBr है और HI है। अब आपको पता है, एक तरीके से सोचा जाए तो ये 1s और 2p का ओवरलैपिंग है, ये 1s और 3p का ओवरलैपिंग है, ये 1s और 4p का ओवरलैपिंग है, और ये 1s और 5p का ओवरलैपिंग है। आपको VVT में पता होगा कि डाउन द ग्रुप जाते तो ओवरलैपिंग क्या होता है, घटता है। तो बेटर ओवरलैपिंग यहाँ पर है। अब बेटर ओवरलैपिंग यहाँ पर है, या दूसरा कॉन्सेप्ट ऐसे भी देख सकते हैं कि जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज़्यादा होता है उतना बॉन्ड लेंथ क्या होता है, कम होता है। बॉन्ड लेंथ कम होता है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगा तो बॉन्ड एनर्जी बढ़ेगा, बॉन्ड एनर्जी बढ़ेगा तो आपका क्या होगा कि उसको तोड़ने में आपको ज़्यादा एनर्जी लगाना पड़ेगा, तो थर्मल स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा। तो आप किसी भी तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो HF, HCl, HBr और HI है, तो इसको हम लोग देख सकते हैं कि इसका थर्मल स्टेबिलिटी इस डायरेक्शन में होगा, है ना। अब इसमें अभी बताएं कि डाउन द ग्रुप जाते तो ओवरलैपिंग कमजोर होता है, तो यहाँ पर 1s और एक तरीके से, हालांकि यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन होता है, हाइब्रिडाइजेशन इज अ हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट, फिर भी हम लोग देख सकते हैं कि डाउन द ग्रुप जाएंगे तो यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता अकॉर्डिंग टू ड्रैगो रूल्स, है ना। तो प्योर यहाँ एटॉमिक ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग होगा। तो यहाँ पर एक तरीके से देख सकते हैं डाउन द ग्रुप जाएंगे तो ओवरलैपिंग कमजोर होता है। ओवरलैपिंग जब कमजोर होगा तो क्या होगा, उसको इजिली तोड़ा जा सकता है, इजिली तोड़ा जा सकता है तो थर्मल स्टेबिलिटी कम होगा। तो इसका भी थर्मल स्टेबिलिटी का डायरेक्शन इसी तरीके से होगा। अब N2O2 F2 में थर्मल स्टेबिलिटी का किसका ज़्यादा होगा, तो अगर हम N2 को ड्रा करें तो यहाँ नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ ऑक्सीजन डबल बॉन्ड और यहाँ फ्लोरीन सिंगल बॉन्ड। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ 3 बॉन्ड को तोड़ना है, यहाँ 2 बॉन्ड का तोड़ना है, यहाँ 1 बॉन्ड को तोड़ना है ना। तो बोलते भी हैं कि N2 एक इनर्ट नेचर का होता है, क्यों, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड होता है उसमें, और ट्रिपल बॉन्ड है तो उसको तोड़ने के लिए आपको ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। तो इस केस में हम लोग कर सकते हैं इस ऑर्डर में थर्मल स्टेबिलिटी रहेगा। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर इसका ऑर्डर कुछ इस तरीके से हो जाता है, F है ना, Cl है और Br है और फिर आपका I है। तो होना तो चाहिए था क्या कि अभी आप बता रहे थे कि भाई डाउन द ग्रुप जाते ओवरलैपिंग कमता है, तो यहाँ पर FF मतलब 2p का ओवरलैपिंग है, Cl2 मतलब 3p का ओवरलैपिंग है, Br2 मतलब 4p का ओवरलैपिंग है और I2 मतलब 5p का ओवरलैपिंग है। तो डाउन द ग्रुप जाए तो होना ये चाहिए था कि F2 सबसे ज़्यादा हो, Cl2 Br2 I2। लेकिन यहाँ पर होता क्या है कि ये ऑर्डर कुछ इस तरीके से होता है, ध्यान रखिएगा, Cl2 Br2 फिर आपका F2 और फिर I2। ऐसा क्यों? अब फ्लोरीन है, फ्लोरीन का साइज हमें पता है कि छोटा होता है। अब छोटा होने के कारण इसके जो लोन पेयर होते हैं
अब इसके लोन पेयर भी होते हैं, सारे लोग को पता है। अब ये छोटा छोटा है तो पास पास है, तो लोन पेयर का रिपल्सन होता है जिसके कारण से ये बॉन्ड वीक हो जाता है, तो इसकी थर्मल स्टेबिलिटी कम जाएगी। ये थर्मल स्टेबिलिटी का इस केस में ऑर्डर हो जाता है। अब डायमंड और ग्रेफाइट में बात करें तो सबको पता होगा कि डायमंड मजबूत होता है भाई। तो क्यों होता है? तो जो डायमंड होता है इसमें कार्बन का अगर हाइब्रिडाइजेशन देखा जाए तो इसमें डायमंड में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है ना, और ग्रेफाइट में हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है कार्बन का। मतलब कि इसमें से कार्बन चारों बॉन्ड कैसा बनाता है? सिग्मा। मतलब चारों बॉन्ड यहाँ क्या होगा? सिग्मा। और यहाँ पर 3 सिग्मा होगा और 1 पाई होगा। अब सोच लीजिए थर्मल स्टेबिलिटी मतलब क्या? पूरे मोलिक्यूल्स को तोड़ा जाता है, डिकम्पोज किया जाता है एक तरीके से। तो यहाँ पर 4 सिग्मा बॉन्ड तोड़ना है, यहाँ 3 सिग्मा और 1 पाई तोड़ना है। सबको पता है कि सिग्मा बॉन्ड मजबूत होता है कंपेयर टू पाई बॉन्ड। तो यहाँ पर ओवरऑल देखा जाएगा तो ग्रेफाइट क्या हो जाएगा? इसका थर्मल स्टेबिलिटी कम होगा कंपेयर टू डायमंड। अब हम लोग बात करें CH4 NH3H2O और HF में, तो यहाँ पर 4 सिग्मा बॉन्ड को तोड़ना है ना। यहाँ 4 सिग्मा बॉन्ड को तोड़ना है, यहाँ 3 सिग्मा बॉन्ड को तोड़ना है, यहाँ 2 सिग्मा बॉन्ड और एक यहाँ आपका यहाँ 2 सिग्मा बॉन्ड और यहाँ 1 सिग्मा बॉन्ड को तोड़ना है। तो यहाँ पर ज़्यादा एनर्जी लगाना पड़ेगा, तो इसकी थर्मल स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। ये डायरेक्शन हो जाएगा थर्मल स्टेबिलिटी का। ये जितने क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं, आप अगर इनको प्रैक्टिस कर लेंगे तो आई होप कि आपको क्वेश्चन थर्मल स्टेबिलिटी का छूटेगा नहीं एग्जाम में। लगभग यही सब क्वेश्चंस आपको मिलेंगे देखने के लिए। उसके बाद हम बात करें इसमें कि इसमें और इसमें थर्मल स्टेबिलिटी क्या है। तो एक भ्रम होता है कि भाई डबल बॉन्ड वाला है तो ज़्यादा स्ट्रेंथ है। भाई थर्मल स्टेबिलिटी किसके लिए नापा जाता है? पूरे मोलिक्यूल्स के लिए। अगर यहाँ पर देखें तो यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड का संख्या कम होगा कंपेयर टू यहाँ सिग्मा बॉन्ड का संख्या ज़्यादा होगा, तो इसका थर्मल स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा, है ना। अब यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर नंबर ऑफ सिग्मा और पाई बॉन्ड क्या होगा? सेम होगा। यहाँ पर नंबर ऑफ सिग्मा और पाई बॉन्ड क्या होगा? सेम होगा, ठीक है, दोनों जगह, क्योंकि दोनों में 2-2 डबल बॉन्ड है। तो अब क्या देखेंगे? तो रेजोनेंस देखेंगे, है ना। तो रेजोनेंस, इसमें रेजोनेंस है, इसमें नहीं है। रेजोनेंस है तो ये ज़्यादा स्टेबल वाला स्ट्रक्चर है, तो इसका थर्मल स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा थर्मल स्टेबिलिटी से रिलेटेड।